और वात के मतलब मिक्स वाले मीन्स प्योर वातज व्याधि हैं। और साथ में वात के साथ में आवरण वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपके पास में आता है सिस्टम वात व्याधि के केस में। तो कई बार बहुत इजी होती है। वैसे तो मेरा ये मानना है कि कोई भी डिसीज़ टफ़ भी होती है, इजी भी होती है। अगर वो इजीली ट्रीट हो जाती है तो बहुत इजी सी बात है, लेकिन कई बार होता है बहुत सारी चीज़ें वैसी पड़ जाती हैं तो मुश्किल सी भी हो जाती है। तो वात व्याधि में आप लोग को जो रट्टाफिकेशन के लिए है या सिंपली एग्जामिनेशन पॉइंट है उससे सामान्य जो और नानात्मज में, नानात्मज में वही आपने पहले पढ़ कर रखे हैं कि वात के 80 हैं, पित्त के 40 हैं, कफ के 20 हैं, ये टाइप वाइप सारी चीज़ें पढ़ रखे हो और वो सारी चीज़ें आप लोग को याद रहती हैं, है ना। कुछ कुछ व्याधियों के नाम है। कई बार क्या होता है पर्टिकुलर एक व्याधि का नाम दे करके पूछ लिया जाता है और उस वक्त याद नहीं आता कि ये सामान्य व्याधि है, नानात्मज व्याधि है, तो उसका कुछ देख लीजिएगा, कोड वर्ड वगैरह ये चीज़ है। निरुक्ति में जो इसमें वाती व्याधि तो दैट इज़ वात व्याधि, ये नहीं सही होगा कि वाती ही व्याधि है। दूसरी एक निरुक्ति को वातन जनितो व्याधि, वात व्याधि, वात की वजह से व्याधि क्रिएट हुई तो वो भी नहीं है। विकृत वात जनितो असाधारण व्याधि, वात व्याधि। तो वात की जो भी व्याधियाँ होती हैं वह असाधारण होती है, तो यही वाली निरुक्ति सही है। और यहीं से जब आप याद रखोगे, मैंने क्यों इस पर फोकस किया आपके कि जब हम लोग पढ़ते थे हम लोग रट लेते थे, मैं समझ नहीं आता था। अभी के बाद मैं आपको बताऊं असाधारण का मीन्स है कि आपको ट्रीटमेंट में मुश्किलें आएंगी, इस बात को समझ करके रखना। अगर बहुत अच्छा कोई पेशेंट ट्रीट कर लेते हो शुरुआत में तो ये समझ लो कि ऊपर वाले की रहमत होती है, क्योंकि कई बार बहुत कंडीशन टिपिकल होती है, बट हमारा फेथ बनाने के लिए गॉड हमारी हेल्प करता है या नेचर हमारी हेल्प करती है। सो पेशेंट कई बार बहुत मतलब टफ व्याधियों के भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। या पेशेंट का खुद का उसके, मैं प्लानिटरी कॉम्बो की बात करूं तो कई सारे पेशेंट्स के कुछ इस तरह के सिचुएशन होते हैं कि बड़ी चीज़ें भी आती हैं तो ईजिली ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका पक्षबद है, आक्षेप है, गृद्धसी है, इसमें से आपको पता है सियाटिका के काफ़ी पेशेंट आते हैं, पक्षबद के बहुत पेशेंट आते हैं। आक्षेप वगैरह वाली कंडीशन मुश्किल होती है क्योंकि लास्ट स्टेज में आएंगे तो मुश्किल होगा, तो इस तरह का आईसीयू पहले हैंडल करना पड़ता है। आईसीयू वगैरह हैंडल हो चुका है तब आपके पास पेशेंट आता है, देन यू कैन क्योर। तो ये प्योर वातज है मीन्स दैट इज़ नानात्मज व्याधि। उसी तरीके से तृप्ति, तंद्रा और निद्रा केवल कफजन है। तो आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कहता है कि मुझे दिन भर नींद सी आती रहती है, तो समझ जाओ कि उसमें हमें कफ शामक चिकित्सा करनी है, या लंघन उंघन कराओगे, उसकी दिनचर्या वगैरह सारी चीज़ें ठीक करोगे और कफ शामक औषधियाँ दोगे तो फर्क पड़ जाएगा। हालांकि आपको मैं अगेन कहूँ कि लीवर को फोकस करके ट्रीटमेंट करिएगा, मीन्स दीपन पाचन लोमन के अलावा कफ शामक द्रव्यों का सेवन कराने का। जब पेट भरा भरा रहता है तो वहाँ से भी आपको पता है कि वहाँ पर कफ शामक चिकित्सा करनी है, तो मेनली कफ की शमन की चिकित्सा है। और उसमें भैषज रत्नावली में कफ चिकित्सा, वात चिकित्सा, पित्त चिकित्सा अलग से भी दे रखी है चैप्टर। अभी मुझे याद है कि उस दिन मैं किसी बात के लिए देख रही थी तभी ये चीज़ मुझे वहाँ पर दिखी थी। ठीक है, फिर अगला अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद है। अब वात की चिकित्सा में हमेशा स्नेह स्वेदन वगैरह कराते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दी कि वात व्याधियों की दुसाध्यता होती है, असाधारण है, आशुकारी होता है, वात विकार दुसाध्य है, सब माना जाता है। ट्रीटमेंट करते हुए इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता क्योंकि पहले आप ही खुद ही मॉरली डाउन हो जाओगे तो पेशेंट को क्या ठीक करोगे। जैसे मेरे साथ था कि मैं खुद सोचती थी कि हर जगह तो चरक जी ने शादी घुसा दिया है, ट्रीटमेंट करने चलें तो कैसे चलें। जिसकी वजह से मैंने नेचुरोपैथी सीखी थी, तो वहाँ पर बोलते थे कि एवरी डिसीज इज़ क्योरेबल नॉट डिजीज, मतलब हर रोग ठीक किया जा सकता है बट रोगी नहीं ठीक किया जा सकता। तो आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो वो वही चीज़ हो गई कि आप जो है पथ्य पालन अगर पेशेंट कर लेता है, सारी चीज़ें सही चली जाती हैं तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, और पथ्य नहीं पालन करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा तो उसको ठीक करना मुश्किल होता है। बट ठीक है, हमारे पास पेशेंट बहुत टाइम बाद आता है, जैसे लगभग चरक ने हर व्याधियों को साल भर बाद असाध्य बोला है। सिर्फ आपका रक्तज गुल्म के बोला है कि 10वें माते व्यतीत चिकित्सते, कि 10 मास बीतने पर, क्योंकि वहाँ पर एक डाउट होता है कि इधर इट इज़ प्रेगनेंसी, तो 9 मास तक हाथ नहीं लगाना होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी डिसीज़ में आफ्टर 1 ईयर असाध्य हो जाती है, तो एक आपका मॉरल तो डाउन हो जाता है। लेकिन अब वहीं पर मैं बताऊं, सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। आप पेशेंट को ये बता सकते हो कि बीमारी इतनी पुरानी है तो इट विल टेक टाइम टू ट्रीट, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, कई बार अगर ख़राब कंडीशन है तो आप बता दीजिए कि कंडीशन है, इसमें जब आप दवाओं पर लेते रहेंगे, चलते रहेंगे, पथ्य का पालन करते रहेंगे तो आप अपनी एटलीस्ट लाइफस्टाइल को, डेली रूटीन को ईजिली मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि व्याधि का मतलब या रोग का मतलब ये भी है, रुप्रुजा मीन्स कि आप परेशान हो और आप अपनी डेली रूटीन को नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं चला पा रहे, मतलब ऑन द मेडिकेशंस आप चल सकते हो। जैसे एक पैर किसी के
के बिल्कुल ही ख़राब हो गए तो बैसाखी के सहारे बंदा चल तो लेता है। तो ऐसे ही कई बार जब बहुत कंडीशन ख़राब होती है तो मेडिसिन के सहारे से ही आर शी कैन सस्टेन इट्स लाइफ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर परमात्मा ने चाहा और पेशेंट अच्छे से पालन कर लेता है तो कई बार रिवाइवल भी हो जाते हैं, क्योंकि कहते नहीं है कि किसी किसी में मिरेकल्स भी हो जाते हैं, तो मिरेकलस रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि वात तो हमारा क्या होता है कि उसके जस्ट उल्टा गुण स्निग्ध होता है, तो वात को में अगर हम ट्रीट करेंगे, स्नेह देंगे तो उल्टा करेंगे तो चिकित्सा उल्टी हो जाएगी। तो ऐसा होता नहीं। जो आप स्नेहन स्वेदन वगैरह करते हो तो मेनली स्नेहन का होता है कि वात के केस में हम उसके वात के पाथवे को ठीक करते हैं। तो पाथवे जो है वो कफ और मेद से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ, क्योंकि जो आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर तुम्हारा फैट है, हमारे को घी चाहिए, हमारे को ग्लूकोज चाहिए, तो वहाँ से जब कंसेप्ट आप सोचेंगे तो मेनली आप उसको नरिश करते हो। तो जो चैनल अगर नरिश रहेगा तो चैनल के थ्रू जो भी चीज़ें फ्लो कर रही हैं वो फ्लो इजीली हो जाएगी। तो जो हमारा वात है वो एक्चुअल में फ्लोइंग चीज़ है। तो जो फ्लो कर रहा है दैट इज़ आप इम्पल्सेस वगैरह हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको आप वात मानिए। बट जो पैसेज है, जो रास्ता है जिसके थ्रू ट्रैवलिंग हो रहा है, वहाँ पर कफ है, या आपको समझ लीजिए कि आप नरिशमेंट के लिए भी दोगे वात व्याधियों में और वात शामक आहार विहार भी दोगे। तो वात शामक भी चिकित्सा करनी पड़ेगी प्लस नरिशमेंट भी करना पड़ेगा। मीन्स टोटल ये नहीं रहेगा सिर्फ वात शामक आहार विहार होंगे, ठीक है। फिर यहीं से एक चीज़ और आ गई है, वो है कि वायु धातु मतलब 4 तरह से होगा। तो अगर दोष दूषित होते हैं, दोष मतलब जो आपके धातुएं दूषित होती हैं उनसे वात व्याधियाँ होती हैं, मतलब धातुओं में क्षय वगैरह होता है आपको पता है, तो उससे भी वात व्याधियाँ हो सकती हैं। किसी ऑर्गन वाइज प्रॉब्लम आ रही है, कोष्ठगत हो रही तो उसकी वजह से हो गया। अंग प्रत्यंग या सर्वांगत होता था, जैसे एकांगवात और सर्वांगवात, इस तरह की चीज़ें हो गई। और आवरण जनित, इसमें वात व्याधि में अगर देखोगे तो कम से कम 4 तरह का है। और वो सब सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है? वो सारी चीज़ों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब आप ट्रीटमेंट करने चलते हो तो वो कैसी है, सामान्यज है, नानात्मज है, आवरण है। क्योंकि आवरण के केसेस में क्या होता है, हमें चिकित्सा करनी पड़ती है आवरण की पहले। मैं फ्रेंकली बता दूं, कई बार वाकई आवरण समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे रट्टा मारते हो तो 28 दे रखे हैं तो वो रटना समझना मुश्किल होता है, ऐसे यहाँ पर भी होता है। बट कुछ कुछ चीज़ों को समझ लीजिएगा और पेशेंट का एक चीज़ करिए, जब पेशेंट साइन सिम्टम बताता है तो बस टिक करते जाओ। एक तरफ वात लिख लो, पित्त लिख लो, कफ लिख लो, कि वात के उसने कितने सिम्टम बताए, पित्त के कितने बताए, कफ के बताए, ये सारी चीज़ें लिख लोगे तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में आपको आसान हो जाता है कि हम किस तरह के द्रव्यों का चयन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर देखोगे कि नानात्मज व्याधियाँ जो हैं, यहाँ से भी एक चीज़ है, आपके लोग को अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी इस पर आता है तो चैप्टर बड़े आराम से लिख सकते हैं। नानात्मज व्याधियाँ चरक की, खास करके आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा कि नानात्मज व्याधियाँ कहाँ वर्णित है। तो नानात्मज व्याधियाँ जो चरक सूत्र 20 है, दैट इज़ महारोगाध्याय, वहाँ पर वर्णित है। अब महारोगाध्याय में दे रखा है, इट मीन्स की बड़ी डिसीज़ है, मतलब डिफिकल्ट टू ट्रीट वाला कंसेप्ट हो जाता है। और वात व्याधि चिकित्सा, चरक चिकित्सा 28 है, चरक चिकित्सा में कुछ व्याधियाँ दे रखी, बट दो अलग चैप्टर दे रखे। तो इन्होंने एक लॉजिक दे रखा है कि कुछ तो आप लोगों ने पढ़ा है ना कि हमारे जो हैं संस्कर्ता कौन है, प्रतिसंस्कर्ता कौन है, पूर्तिकर्ता कौन है। तो हमारे दृढ़बल जी पूर्तिकर्ता है ना, अग्निवेश तंत्र है, चरक प्रतिसंस्कृत है। इस तरीके जब टर्मोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी है, बच्चे को भी आपको याद भी होगा, तो वहाँ पर बोला जाता है कि जो चरक चिकित्सा 28 वाला चैप्टर है वो दृढ़बल द्वारा लिखा है, इसी वजह से थोड़ा सा फ़र्क है, पहली बात है। दूसरी बात है, महारोगाध्याय और चरक चिकित्सा 28 मतलब चरक 20, चरक सूत्र 20 और चरक चिकित्सा 28 में कुछ डिसीज़ कॉमन है और मेजॉरिटी डिसीज़ डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखा है और ये सब मैंने आपको बता दिया। एक दोषज, द्विदोषज, त्रिदोषज का आपको पता ही है। एक दोष वाली आप हमेशा मान के चलते हो साध्य होती है, 2 वाली जो होती है अप होती है, त्रिदोषज असाध्य होती है, हर जगह दे रखा है। तो इसमें जो पक्षपद है, अर्दित है, गृदसी, आक्षेपक, कुछ व्याधि को छोड़ करके मेजॉरिटी जो महारोगाध्याय में साफ साफ लिखी है वो सारी मैक्सिमम छोटी और सरल है। मीन्स आप ये समझते हो एक दोषज है तो दे कैन ईजिली ट्रीट, बट एक जगह उन्होंने ऑप्शन दिया कि एक दोषज है तो बहुत तीक्ष्ण स्वरूप में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पर आपका मतलब हमेशा समझते हो कि व्याधि बलवान हो और व्याधित मतलब पुरुष जो है अबलवान हो, तो उस केस में एवरी डिसीजेज नेक्स्ट टू इनक्योरेबल वाला कंडीशन आ जाता है। नेक्स्ट टू क्योरेबल वाला कंडीशन जो है, ये सब सारी चीज़ें कि नहीं क्योर किया जा सकता है, इस तरह की कंडीशन है। बट नख भेद है, विपादिका है, उर्स्वाद, बिडभेद, रोच्छादि है। अब मैं यहीं से आपको एक बात बताऊंगी, मेरे पास जो एक पेशेंट आया था उसकी कंप्लेंट बिडभेद की थी, मतलब मल बंधा नहीं आता है।
बट वो ग्रहणी दृष्टि का मतलब पेशेंट है जैसे मान लो, तो मल को वाकई बांधना इतना आसान नहीं होता। तुरंत पेशेंट आया है तो वाकई ट्रीट होता है ईजिली, लेकिन अगर बहुत पुराना मरीज है तो बिड भेद भी ट्रीट करने में कई बार मुश्किल आती है। नख भेद वगैरह आप ठीक कर सकते हो पेशेंट का जब आता है शुरुआत में ही, लेकिन जितनी भी नानात्मज व्याधियाँ भी हैं जो सिंपल छोटी सी भी हैं, उसमें भी प्रॉपर टाइम केयर करना पड़ता है। जैसे विपादिका का केस है, विवाही फटना जिसको सिंपल सा वर्ड में कहते हैं, तो विवाही देखते हो कुछ लोग की बहुत सिंपल सी फटती है, मतलब उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होता, थोड़ा सा हार्श स्किन लगती है। उस केस में सिंपल आप क्या करा देते हो कि भाई पेशेंट को बोलो कि पैर अच्छे से क्लीन करके रात में एटलीस्ट सोप से क्लीन कर लो। डेली मैं तो बोलती हूँ कि नहाते हो तो उसको बढ़िया से सोप लगाकर, जो कपड़ा लगाने वाला ब्रश होता है उससे हल्का सा रगड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना है, हल्का सा रगड़ कर मतलब डेली नहाने में अपने सिस्टम को याद रखना। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना डेली रूटीन में हो जाती हैं तो दैट इज़ ईजिली क्योरेबल फॉर्म में आ जाती है। डेली वो क्लीन कर दिया तो एक तो वहाँ गंदगी नहीं जमी। मेजॉरिटी लोग नहाने में, कुछ लोग होते हैं ना 5 मिनट के अंदर नहाते हैं तो अपने पैरों को रगड़ते नहीं हैं और पैर खुले तो वहाँ से होता फटता है। हालांकि बात बढ़ा होगा तभी फटेगा, वरना नहीं फटेगा। तो वहाँ पर एक कंडीशन ये होगी, फिर शाम को साफ़ करके उसमें ऑयल लगा दिया, चाहे कैस्टर ऑयल लगा लिया। अगर मान लो बहुत ज़्यादा पित्तज प्रकृति का पेशेंट है तो आपने उसको कोकोनट ऑयल लगाने को बोल दिया, आपने घी लगाने को बोल दिया। पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो आप उससे आपसे बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड घी सारे लगाने को बोल सकते हो। लगा करके बढ़िया से डेली अगर रात को सो जाता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट विपादिका के ऐसे भी आएंगे जिनकी बीमारियाँ बहुत बुरी तरीके से फटती हैं, उसमें ब्लड निकलता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको मेडिसिन्स भी देनी पड़ेंगी, साथ में लोकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। और लोकल ट्रीटमेंट में ऐसे केसेस में जहाँ पर बीमारियाँ फटती हैं, ब्लड वगैरह निकलता है, तो वहाँ पर तो मैं कहूँगी, हालांकि मैंने मुरीविन्ना ऑयल ऐसी केसेस में नहीं यूज़ किया, बट आप यूज़ करिएगा क्योंकि मुरीविन्ना ऑयल का जो इंडिकेशन है वो कट वगैरह के केस में है, इंजर्ड जो भी है, हीलिंग का काम करता है। क्योंकि मेरे पास तो सिंपल लोग रहे हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत पहले इस तरह के पेशेंट देखे थे, मतलब डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट में थे लोग इस तरह के कांटेक्ट में जिनका था। तो वहाँ पर क्लीनिंग भी पेशेंट से पॉसिबल नहीं होगा डेली। शुरुआत में आप प्रॉपर उसको क्लीनिंग करिए, उसको ड्रेसिंग के हिसाब से करिए। और भी अच्छी कंडीशन तो तब होगी जब नॉर्मली आप क्या करो, त्रिफलाक्वाथ के अंदर हरिद्रा डाल दो और उससे हील मतलब क्लीन कर दो। और क्लीन करने के बाद में कर दो एप्लीकेशन के लिए आप एसटी मधुघृत लगाओ, क्योंकि एसटी मधुघृत जो होता है ना रोहण का काम करेगा, मतलब उसमें रोपण कर देगा। तो अच्छी से जब रोपण हो जाएगा तब उसके बाद में एक तरीके से क्लीनिंग वगैरह हो गए, सारी चीज़ें उसमें हो सकता है। आपको ड्रेसिंग करने की भी अच्छी ज़रूरत पड़े, पेशेंट को ख्याल रखने की ज़रूरत पड़े, तो पेशेंट क्या दिन भर तो चलेगा फिरेगा, आपके सेंटर पर आकर बैठ नहीं जाते हैं ऐसे पेशेंट। तो उनको बोलिए रात को इस तरह की चीज़ें करनी है, बट आपको एसटी मधुघृत बना वगैरह कर देना पड़ेगा। आपको उनको बोलना पड़ेगा त्रिफला कषाय हरिद्रा वगैरह डाल करके वॉश कर लें। शुरुआत में तो फर्स्ट वॉश तो नीम वाटर से करा दो, ज़्यादा बेटर रहता है। धीरे धीरे करके मतलब प्रॉपर उनका वॉश होगा, वॉश होने के बाद लगाकर सोना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके क्योर हो जाएगा। साथ में देख लीजिए ग्रहणी दृष्टि या पाचनगत विकृति क्या है, मलभेद है या मलसंग है, मतलब कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशंस हो रहे हैं, दीपन पाचन के लेवल पर जो भी तकलीफ है उन सारी चीज़ों को ठीक करते हैं, तब जाकर आपका विपादिका का पेशेंट ठीक होता है। मीन्स मेरा कहने मतलब है विपादिका इजी भी हो सकती है, विपादिका टफ भी हो सकती है। इसी तरह नखभेद के केस में भी देखिए किस तरह का है। तो नखभेद में भी सिंपल आप क्लीनिंग वगैरह करा सकते हो हल्की सी, और साथ में ऑयल एप्लीकेशंस वगैरह करा सकते हैं, पर्टिकुलर मेडिकेटेड ऑयल दे सकते हो, और साथ में आप कुछ मेडिसिन दे रखे हो सकते हो, अस्थि मज्जा पाचक वगैरह दे सकते हैं। साथ में प्रवाल के कॉम्बो दे सकते हो क्योंकि कैल्शियम का कॉम्बो है तो वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। उरुसाद होता है तो उरुसाद तो आपको पता थाइस में पेन होता है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या होता है, ड्राई आप हल्का सा मसाज वगैरह करा सकते हो, क्योंकि याद है कि यहाँ पर उरुसाद में पंचकर्म वगैरह का निषेध होता है। तो सिंपल ड्राई जो चीज़ें की जा सकती है, बिड भेद तो अच्छे से रिजल्ट निकालना पड़ेगा। रोक्षता ड्राइनेस जो है, रोक्षता के केस की अगर मैं बात करूँगी तो ये रोक्षता अगर आप देखोगे तो पांडु के पूरे रूप में आता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट कंप्लेन करता है ड्राई स्किन की तो वहाँ पर लीवर को फोकस करके ट्रीटमेंट दीजिए, और साथ में लोकल ट्रीटमेंट दीजिए, मतलब कोई भी मेडिकेटेड ऑयल है, मेडिकेटेड घी अकॉर्डिंग टू पेशेंट की प्रकृति, तो उसको डेली लगाने के लिए सुबह शाम के लिए बोलिए। और सोप वगैरह बंद कराइए, और सिंपल चीज़ें नॉर्मल चीज़ों से मतलब वॉश करें, ये नहीं कि सोप वगैरह लगाएगा तो और ड्राइनेस हो जाएगी। बट यहाँ पर ये नहीं समझना कि सिर्फ ड्राइनेस का मतलब है हम एक लोकल कुछ लगाने को दे देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। आपको पेशेंट का एनीमिया देखना पड़ेगा, लीवर देखना पड़ेगा, कुछ और वजहों को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर सामान्य निदान में हमेशा वही याद रहता है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणम, मतलब अपने हेतुओं से कुपित होगा और हाथ से उल्टा कराएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्रवृत्ति रूप है तो ये आपका जो है शुरुआत में आप लोगों ने करके रखा हुआ है याद करके, ठीक है।
तो यहाँ पर बहुत सारी वजह है, हमेशा हम कहते हैं या आपने देखा हुआ केस टेकिंग भी जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो हर चीज़ में क्या होता है, एक तो आहार हेतु होता है, एक विहार हेतु होता है। तो वातवर्धक आहार विहार, जैसे मान लो बहुत सारे लोग को मटर वटर बड़ा खाना पसंद होता है, तो मटर वटर खाएंगे तो पक्का सी बात है वात का वर्धन होगा। बहुत ड्राई चीज़ें खाते हैं, जिनसे घी तेल बिल्कुल नहीं खाना है, तो उनके साथ में भी होगा। मतलब कुछ इटसेल्फ चीज़ें हैं जो वातवर्धक हैं, कुछ चीज़ें बहुत ड्राई फॉर्मेट में आकर हो जाती हैं। वातवर्धक चेष्टा है, बहुत ज़्यादा व्यायाम करना है, बहुत ज़्यादा लंघन करना है, बहुत ज़्यादा रात्रि जागरण है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सेस क्वाइटस वगैरह है। तो ये सब सारी चीज़ों से वातवर्धक चेष्टाएँ हो गए। वातवर्धक क्रम क्रिया करना, उसी तरीके से अभी याद देखोगे। और बेगों का धारण करना, बेगों का धारण तो आपको शुरुआत से याद रहता है ना, 3 चीज़ें होती हैं, मात्रा से अधिक आहार, बेगों का धारण और दिवासन, सर्वदोष प्रकोपक होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वात का प्रकोप हो जाएगा। ठीक है। अब विविध हेतु जन्य में धातु क्षय जन्य, अगर मान लो आप उस तरह का खान पान करते हो जैसे धातुओं का कोई पोषण होने के, बहुत सारे लोग इस तरह का खाते हैं, जैसे आजकल ये दुनिया भर के आए हैं ना ड्राई अन्न, रुक्ष क्या बोलते हैं, क्षुद्र अन्न का कंसेप्ट आया है। तो क्षुद्र अन्न का कंसेप्ट उन सारे पेशेंट्स के लिए बढ़िया जो संतर्पस व्याधियों से पीड़ित हैं, लेकिन जिनके अंदर अपतर्पण है, जो अपतर्पण व्याधियों से पीड़ित हैं, तो उनके लिए क्षुद्र अन्न नहीं है। इसीलिए देखना कुछ टाइम बाद फिर इस चीज़ को भी होगा। तो वहाँ पर इसी वजह से हमेशा बोला जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। पेशेंट को आप गाइड करिए कि उसको क्षुद्र अन्न लेना है कि कौन सा अन्न लेना है, ये डॉक्टर का डिसीजन होना चाहिए। पेशेंट अपने मन से मनमानी ना करे। जैसे अभी एक मेरा पेशेंट है जिसकी मैं बार बार चर्चा करती हूँ, उसकी हमेशा मतलब वो डेली का मुझे अपना सारा लिखता है ये वो, तो उसका मतलब एक्सेस ऑब्सेस्ड है, तो वहाँ पर इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है। फिर मार्गावरोध होता है। मार्गावरोध से मैंने आपको बताया क्यों वात का प्रकोप होता है। मार्गों का अवरोध हो गया, मीन्स चैनल ब्लॉक हो गया, तो आगे कोई चीज़ मूव ही नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से भी वात का प्रकोप होता है। तो यहाँ पर रुच्छ है, तो आजकल आपको पता है घी तेल के बगैर लोग अधिकतर खाते हैं। शीत है, खूब ठंडा ठंडा आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, और भी चीज़ें 50 चीज़ें, पानी ही ठंडा खूब पीने की आदत होती। गर्मियाँ आ गई तो जितनी बार गले के नीचे उतरना चाहिए तो पानी चिल्ड उतरना चाहिए। बहुत कम खाना खाते हैं, वो भी हो गया है। बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो एक वजह लघु आहार विहार करेंगे, है ना। फिर बिहार में क्या है, अत्यधिक मैथुन है, अत्यधिक जागरण है, अत्यधिक व्यायाम है। आप जिम में चले जाएंगे 2-2 घंटे तक इतना पसीना बहाएंगे जिसकी कोई मतलब ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये जो व्यायाम किया जाता है जिम वगैरह में, वो सारा क्या होता है आपका शाखाओं से होता है। तो शाखाओं से होने की वजह से क्या होता है, इसमें से कोष्ठ से 2 शाखा में चले जाते हैं, और उसकी वजह से आपका आयु का क्षय होता है। तो बहुत ज़्यादा जिमिंग वमिंग नहीं करना चाहिए। इसीलिए देखो जिम वालों के आजकल लाइफ स्पैन कम हो रहा है। उसके बजाय आप को वाकई टोन्ड बॉडी रखनी, बहुत अच्छा सा सब कुछ करना चाहते हो, तो आप सूर्य नमस्कार वगैरह करिए, आप प्राणायाम वगैरह करिए। प्राणायाम वगैरह से क्या होता है कि दोष जो होते हैं आपके कोष्ठ मतलब शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं, फिर कोष्ठ में आकर के उनको निकालना इजी हो जाता है। और जो हम जिमिंग करते हैं तो जिमिंग से जस्ट रिवर्स कंडीशन होता है। और यही वजह है कि मैं अपने पेशेंट्स को, क्योंकि मेरे पास तो जिम इंजरी के भी पेशेंट्स आते रहे हैं शुरू से ही, तो मैं तो जिम हमेशा मना करती हूँ। मैं फ्रैंकली मैं बता रही हूँ। बट कई बार आपके घर वाले ही जिम करते हैं, घर में ही अच्छा खासा जिम का सामान रख लेते हैं, तो लोग नहीं कन्विंस कर पाते हैं। बट आप उनको बताइए, और इस बार हो सकता है मैं अपने फेसबुक लाइव सेशन में इस बात पर डिस्कशन करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जिम करते हैं और जिम करने की वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं ना कि जो दोष आए भी है कोष्ठ में उनको उल्टा ले जा रहे हैं। तो जिम कितना करना है, कैसे करना है, वो प्रॉपर होना चाहिए। बट वहाँ जो बैठा हुआ इंस्ट्रक्टर है ना, उसको आयुर्वेद उतना थोड़ी आता है। तो सही से सोचो तो वहाँ पर भी एक आयुर्वेद का बंदा कंसल्ट होना चाहिए, उनके साथ अटैच होना चाहिए। जब हर तरीके से चीज़ें सही की जाएंगी तब ठीक होंगी। इसीलिए जिम वगैरह में हार्ट अटैक वगैरह वाले चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है। मेरी सोसाइटी में 1-2 लोग के हार्ट अटैक आए थे, उन सारे केसेस में था अच्छा खासा जिम जाते थे, सब कुछ करते थे, बट बहुत सारे पंगे हो गए। फिर उपवास करेंगे, आपको पता ही 100 उपवास करने से वात का प्रकोप होता है। बेगों धारण करना है, चिंता करना, और शोक और चिंता और शोक तो हर किसी का एकदम मतलब कह सकते हैं न पेट काम हो गया है इंसान का। रोगात्कर्षण, रोगों की वजह से इंसान बहुत दुबला पतला हो चुका है, धातुओं का क्षय हो चुका है, मार्गों का अवरोध किया हुआ, चाहे जो भी उल्टा पुल्टा खाते हैं, क्योंकि सारे जो भी आजकल के आहार हैं, संतर्पज हैं, कफवर्धक आहार विहार हैं, और विदाही हैं, अभिसंधि हैं, जो भी हमारे जो जंक फूड होते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है। और आम की उपस्थिति, तो हर पेशेंट के अंदर आज की डेट में आम की उपस्थिति है। आप वहाँ आम के केस में भी आप 2-3 चीज़ों से पूछ सकते हो। आप तो टंग देख रहे हो, इफ टंग इज कोटेड दैन आम है, पेशेंट ज़्यादा ये बार यूरिनेशन के लिए जाता है देन इट इज़ ऑल्सो आम है। और अगर स्टिकी स्टूल जा रहा है तो भी है। अगर उसके पेशेंट के जो है कर्ण का मल वगैरह ज़्यादा निकल रहा है, तो हालांकि वो मेद का मांस धातु का मल ज़्यादा है, खमल है एक्चुअली, तो वो भी है। अगर पेशेंट के शरीर पर मतलब कि एक तरह के मैल ज़्यादा जमता है तो वो भी समझ लीजिए आम की उपस्थिति है।
ठीक है। तो मैंने आपको जितनी हेतु मुझे समझ में आ रहा है मैंने सारे आपको बताने की कोशिश की। क्रिया कर्म संबंधी व्यतिक्रम मतलब कोई काम जिस तरीके से किया जाता है, कुछ लोग होते हैं नहीं उल्टे पुल्टे तरीके से चलते हैं, उल्टे पुल्टे तरीके से बैठते सोते उठते हैं, तो वहाँ से भी इस तरह की चीज़ें होती। और पंचकर्म अगर सही से नहीं होता, तो मैंने आपको पहले भी ग्रहणी दृष्टि में भी बताया था कि अगर अतिसार के बाद आप तुरंत उल्टा पुल्टा आहार विहार खा लेते हो तो ग्रहणी दृष्टि होती है, और पंचकर्म अगर सही से नहीं होता तो आपकी ग्रहणी दृष्टि होती है। अत्यधिक रक्त विस्रावण कर लिए, जैसे आजकल ब्लड लेटिंग बड़े अच्छे कंसेप्ट में चला है, वो वाले कंसेप्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि हम पेशेंट की ब्लड लेटिंग कितना करें। जैसे एक सर थे, अभी उन्होंने बहुत नॉमिनल बहुत किया, मतलब उन्होंने फर्स्ट डे 5 ml निकाला, पेशेंट को दाह की तकलीफ थी, नेक्स्ट डे 10 ml निकाला। तो ये होता है एक अनुभव, और कोई ये होगा अनुभव नहीं है चलो जी 50 ml निकाल देते हैं, क्या होता है 30 ml निकाल देते हैं, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। और अत्यधिक रक्त विस्रावण का एक केस आपका हो सकता है इंजरी वाले केसेस की, ट्रॉमा वगैरह के केसेस में आपने पढ़ा था कि फीमर के केस में होता है, जब फीमर की इंजरी होती है तो 500 ml के ऐसे ऊपर के आसपास ब्लड का निष्कासन हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक वगैरह और डेथ वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं। अत्यधिक लंघन करना, वो कुछ लोग का कंसेप्ट होता है, या जैनीज वगैरह के साथ में होता है कि वो एक टाइम खाते हैं, कुछ बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट खाते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ के साथ हो जाता है कि उनको एक्सेस व्रत रहना होता है, तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती है। तो इन सब सारी वजहों से वात का प्रकोप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सारे निदान के हेतुओं सेवन करेंगे तो वात की विकृति होगी। तो वात की विकृति 2 तरह की होती है, एक वात कर्म की वृद्धि हो जाती है। तो वात कर्म की वृद्धि में आपके पास कंप वगैरह के जो पेशेंट आते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स होंगे जिनका हाथ पैर कांपता रहता है, या जिन लोगों को आक्षेप वगैरह कन्वर्जेंस आते हैं, जिनको पेन होता है, तो पेन के केस में आपको पता ही है कि भाई वातवर्धक आहार विहार की वजह से होता है। फिर वातकर्म का क्षय कहाँ होता है, पक्षबद्ध होता है, पैरालिसिस का पेशेंट है, फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट है, सुसुप्ति है, अंग सोया सोया लगता है, तो ये सब सारी चीज़ें विविध वात व्याधियाँ हैं। अभी आगे आप और देखेंगे, और इस चैप्टर में तो एक एक टर्म एक एक वर्ड बड़े सही से याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी क्या है कि पहले भी था, हालांकि रामहर सिंह सर ने लिखा तो उस टाइम तो सिर्फ आयुर्वेद का ही जलवा था वात व्याधि के केस में भी, और आज भी मैं कहती हूँ कि आयुर्वेद का ही जलवा है रियलिटी में। बट पेशेंट टाइम से आ जाए और हमको अपने शास्त्रों पर पकड़ हो। तरीका एक ये भी है, जब पेशेंट आता है आपको फर्स्ट टाइम जो समझ में आया लिख कर दे दिया, सेकंड टाइम जब वो आता है तो आपको पता है कि हाँ इस पेशेंट को इस चीज़ को देने की ज़रूरत है, उसमें आप चेंजेस करिए। शुरुआत में भी जो दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि व्याधि प्रत्यन की जो चिकित्सा होती है वो सुबह शाम की दे दीजिए, और दोपहर और रात की चिकित्सा में उसकी पाचन औषधियाँ दे देते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। तो दोषों में वात है केवल, और दूसरे में सर्वधातु को, क्योंकि वात जी हमारे पूरे शरीर में चलते फिरते हैं, तो वहीं अधिष्ठान में अंग प्रत्यंग अवयव जैसी संप्राप्ति रहेगी उसे आपसे देख लीजिएगा। ठीक है, अवयगत हो सकता है, दुष्यगत, एकांग, सर्वांग, सब सारी चीज़ें। आवरणजन्य तो स्रोतस में वात व स्रोतस ने डाला, करी मार्क किया है, क्योंकि आप जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा। पूर्व रूप में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। अव्यक्तम लक्षणम तेषां पूर्व रूप में श्रुतम, तो अव्यक्त होता है, इसका लक्षण पता नहीं चलता है। पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको याद रहना चाहिए कि 2 चीज़ों का अव्यक्त लक्षण बोला गया, एक तो हमारी वात व्याधि का और एक हमारे उरच्छत में। तो उरच्छत और वात व्याधि ये आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन है। अभी सोचोगे कि मैम ये तो बड़ा इजी लग रहा है, बात सही है, जब पढ़ने लगो तो कोई भी चैप्टर लगभग बहुत इजी लगता है, लेकिन जब इंट्रेंस एग्जामिनेशन या किसी एग्जाम में बैठते हैं तो उस वक्त टफ लगता है, क्योंकि इस वक्त आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें याद आ रही हैं, और जब 50 चैप्टर एक साथ बैठ कर पढ़ने लगते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। और पीजी इंट्रेंस एग्जामिनेशन या कोई भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि दोनों ही सही हैं, तो वहाँ पर वही चीज़ काम आती है। जितना ज़्यादा आप रिविजन कर रहे होते हो, दैट इज़ विद्याभ्यासन वर्धते, और क्वेश्चन पेपर करते रहो, पारिक अपना करते रहो, पढ़ते लिखते रहो, तो उससे हो जाता है। क्योंकि मैं आप सारे लोग के लिए हमेशा ही शुरू कहती हूँ, कोशिश करिए कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम में निकल जाए और गवर्नमेंट में भी अच्छी जगह मिल जाए, जिससे अच्छा स्टाइपेंड भी मिले, पेशेंट भी अच्छे से देख पाओ, तब पीजी करने का मतलब होता है, अदरवाइज़ पीजी करने का कोई मतलब नहीं है, फ्रैंकली मैं बताऊँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक लक्षण और अपाय का दे रखा है। अपाय का मतलब होता है कि लघुता, तो लघुता का मतलब उन्होंने कहा हुआ है, मतलब जैसे पैरालिसिस वगैरह के पेशेंट, अब देखो कुछ चीज़ें तो हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक जो जिस स्टेज से नहीं गुजरता है, जैसे वो गांव की एक बड़ी अच्छी सी सही है ना, जिसके पैर न फटी बीवाई ते क्या जाने पीर पर आई, तो वहाँ पर बीवाई फटने में वो जो बुरा सा बीवाई फटता है, जिसके केस में मैंने कहा नहीं कि आपको रोपण चिकित्सा वगैरह करने की ज़रूरत है, तो वो वाली बीवाई वाकई बहुत दर्द करती है। अदरवाइज़ हल्का फुल्का पैर हर किसी का आज की
ट्रीटमेंट खास करके बीइंग अ फीमेल मेजॉरिटी लोग का फटा रहता है, क्योंकि वातवर्धक आहार विहार होता है, सारे उल्टे पुल्टे काम होते हैं, क्लीनिंग नहीं होती, तो थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन जो पेन वाला कंडीशन होता है वो बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अधिकतर ऐसे पेशेंट्स भी आपको मिलेंगे जिनकी बीमारी अच्छी खासी पड़ती है और उसके केस में कुछ खास ख्याल नहीं रखते। कुछ पेशेंट होते हैं ख्याल रखते हैं। इसी बात से मुझे याद आया कि मेरे एक थे मेरे घर में, मतलब काम करते थे, उनकी बेटी थी, छोटी थी, मीन्स मोस्ट प्रॉब्ली दैट टाइम शी वॉज इन द टीन एज ग्रुप, और उसकी भी वाई इस तरीके से पड़ती थी कि उनको देना पड़ता था, मतलब वैक्स वगैरह लगाना पड़ता था। मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैं खुद पढ़ती थी, तो मुझे तब तो नहीं ट्रीटमेंट करते थे। अभी आज की डेट में हम उनके कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, अदरवाइज़ होते तो हम बहुत बढ़िया से उनको प्रेस्क्राइब कर सकते थे कि क्लीनिंग करना है। और क्लीनिंग के बाद में यष्टि मधु घृत मैं क्यों कर रही हूँ, यष्टि मधु आपकी संधानी होती है, बहुत बढ़िया रोपण होता है, घृत इटसेल्फ पित्त का शमन करता है, और साथ में आपने कुछ औषधियाँ पेशेंट के हिसाब से खाने पीने को दे दी तो पेशेंट आपका हील हो जाएगा। क्योंकि जो वैक्स लगाना, ये सब करना, वो सब करना, दैट इज़ नॉट ओके यार, गुड। ठीक, फिर इसके बाद वात प्रकोप के जो सामान्य लक्षण में है, पर्व संकोच है। तो कई सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं जॉइंट्स में संकोच हो रहा है, स्तंभ हो रहा है, अस्थि भंग है। तो पर्व संकोच और स्तंभ के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो वहाँ पर जैसे ये बोलता है पेशेंट, तो हम क्या सोचते हैं कि ये तो कफ की बात हो गई, क्योंकि स्टिफनेस सी आ रही है, स्तंभ हो रहा है, लेकिन ये आपके वात प्रकोप का सामान्य लक्षण है। आप ये समझो, मैं इसीलिए पहले चाहती तो मैं इस चैप्टर को आपको बहुत छोटे में पढ़ा सकती थी, लेकिन इसको उतना ही डिटेल क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि रियलिटी अभी मेरे पेशेंट आए, उनके भी इस तरह की कंप्लेन है। तो दिमाग में अपने लोग के तुरंत कफ चलता है, तुरंत आम चलता है, बट ये आपका वात प्रकोप का लक्षण है। क्योंकि मेरे पेशेंट जो है उनका मैंने उधर परीक्षण किया, उधर परीक्षण में उनका पेट चूँकि इतना ज़्यादा फैट उसमें इकट्ठा हो चुका है ना, कि उधर परीक्षण में वजह से बहुत मोटा पेशेंट होता है, तो उसमें वाकई पिए हुए करने में प्रॉब्लम आती है। और हम तो आयुर्वेदिक उधर परीक्षण करते हैं, मतलब पंचभौतिक वाला, तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइंडिंग नहीं मिली। बस उनके मुझे यकृत पर आकाशीय नाद मिला था। और अब पेशेंट मुझे पता नहीं कि फैटी लीवर की लग रही है। अब यूएसजी होगी तो थोड़ी सी मेरी फाइंडिंग और क्लियर होंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया आइडिया मुझे नहीं लग पाया, क्योंकि ज़्यादा फैट में कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप प्रॉपर पलपेट भी नहीं कर पाते अंदर के जो भी ऑर्गन होते हैं। तो पर्व संकोच मैं क्यों कर रही हूँ कि पेशेंट इस तरह कंप्लेन किया था, स्तंभ की भी कंप्लेन किया था, दिमाग में मेरा आम चल रहा था या कफ चल रहा था। हालांकि पेशेंट में आम होगा, क्योंकि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के भी पेशेंट हैं, कमर की प्रॉब्लम है, उनको पैरों में दर्द वगैरह रहता है। अभी यहीं से सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, सो मैं बता रही हूँ। तो पर्व संकोच हो गया, स्तंभ हो गया, अस्थि भंग है, रोमहर्ष है, प्रलाप है, पाणी पृष्ठ शिरोग्रह, मतलब हाथ और पाणी मीन्स हाथ होता है आपका, पृष्ठ मतलब पीठ है, शिर हो गया। कई सारे लोग का उसमें प्रॉब्लम रहती है। खांजे होता है, मीन्स हल्का सा पैर ऐसे करके चलते हैं, पांगुली मतलब दोनों पैर का होता है। कुब्जत तो होता है, थोड़ा सा कुबरापन कुछ लोगों में आ जाता है। पेशेंट की अभी एज 50 के आसपास की है, तो इस तरह की कंडीशन नहीं आई है, बट अधिक एज होने पर हो जाता है। अंग शोष हो जाता है, तो उन्होंने बोला मेरे पैर बहुत वीक हैं, और ये कंप्लेन उनका हमेशा से रहता है। अनिद्रा की तो नहीं कंप्लेन है। गर्भ शुक्र एवं रजनास, तो पेशेंट मेनोपॉजल एज ग्रुप में जा चुके थे, इन चीज़ों का भी मतलब नहीं है। बट मैं क्यों बता रही हूँ कि अगर आपके पास कभी गर्भ शुक्र एवं रजनास आता है तो आप तुरंत वहाँ वात प्रकोप समझिए। स्पंदन तथा गात्र सुप्तता, पेशेंट की कंप्लेन थी मेरे हाथ पैर, खास करके पैर मेरे बहुत सो जाते हैं, तो गात्र सुप्तता जो है ये भी वात वाला ही है और वात प्रकोप है। सिर नासा अच्छी जत्रु ग्रीवा में हुंडन या टेढ़ा होना, और इस तरह के मैंने अभी 2 पेशेंट देखे हैं। एक के केस में तो बच्चा था, उसका हुआ था, तो वहाँ पर बच्चे को बहुत पहले फीवर आया था, तो हमने उनसे बोला किसी डॉक्टर का ही बेटा है, तो हमने कहा सर पहले इनको फीवर का ट्रीटमेंट दीजिए। तो वात प्रकोप का ही साथ में भेद है, तोद है, अर्ती है, आक्षेप है और आयास है। तो इसमें से कई सारे लक्षण भी मिले, तो वहाँ पर समझ लेना मैंने पेशेंट को वातानुलोमन चिकित्सा करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से भी आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है ध्यान रखने की। गुद स्थित वात मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव इंटेरोपैथी। तो अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह रह रहा है तो समझ लीजिए आमाशय गत में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, तो भी आपकी वात की हो गई। पक्वाशयगत वात मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह प्रॉब्लम है, जो ऑन ऑफ जाते रहते हैं, खाते पीते तुरंत जाते रहते हैं, वो भी हो गया। ज्ञानेंद्रियगत वात मीन्स न्यूरोपैथीज हो रही हैं, कंडक्शन प्रॉब्लम आ रही है, डीफनेस प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह के पेशेंट आते हैं ना कि कंडक्टिव डिसऑर्डर हो गया, एलोपैथी वालों ने बोल दिया जी अब तो कुछ ठीक नहीं हो सकता था, आप वहाँ पर वातशामक चिकित्सा करिए, साथ में लोकल ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक हो जाएगा। बट एलोपैथिक माइंडसेट से प्लीज़ मत ट्रीट करिएगा, पेशेंट की प्रॉपर केस टेकिंग करिएगा। मूक मिनमिन एंड गदगद, अभी मेरे पास एक बच्चा है उसके साथ प्रॉब्लम है,
वो जो बोलता है उसकी आवाज़ मुझे क्लियर कट नहीं पता चलती। ही इज़ अ 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड, बट वो क्या बोलता है उसमें से 1-2 वर्ड आप समझ पाते हो। तो मिन तो नहीं मैं कह सकती हूँ, गदगद है, ठीक है। आधमान आपको पता ही है, वात वाला सिस्टम है। प्रति अधिमान भी सारी चीज़ें वही है, गैस्ट्रिक टेम्पेटाइटिस वगैरह ये सारी चीज़ें पता है। साथ में अब देखो आनाह, तो आनाह का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन प्लस डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, कि मतलब पेट नहीं साफ हो रहा, साथ में पेट फूला, दैट इज़ आनाह। क्योंकि 2 वर्ड आपके पास आता है, एक आनाह एक आधमान, हालांकि लगभग ऑलमोस्ट चिकित्सा दोनों में सेम होती है। ऊर्ध्ववात की आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, दैट इज़ इरेक्टेशन और बेल्चिंग, और ये वहीं से जनरेट होता है जो मल और मूत्र का अवरोध करते हैं, बेगों का धारण करते हैं, उनके साथ में भी बेल्चिंग की इरेक्टेशंस की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। चाहे जिस वजह से उनका चाहे बेगों का धारण कर रहे हैं, या चाहे इस तरह की डाइट है जिसकी वजह से उनका पेट नहीं साफ हो रहा, चाहे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का हेतु है या रात्रि जागरण है, मतलब हेतु आपके बहुत सारे हो सकते हैं। एक बेग धारण की वजह से भी हेतु एक आता है, और एक हेतु उनके खान पान आहार विहार से भी आता है, ठीक है। तूनी मतलब रीनल कॉलिक, प्रतितूनी में रेथ्रो कॉलिक हो गया। इनलार्ज प्रोस्टेट में क्यों करेंगे, अभी देखो सारी चीज़ें इनलार्ज प्रोस्टेट वगैरह के पेशेंट आते हैं तो हम लोग तुरंत कफ की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं। तो इनलार्ज प्रोस्टेट खास करके मेल में 50 के बाद ये जाता है, कैसे जाता है, तो वहाँ पर भी होता है। अभी मैं इस वजह से बता रही हूँ कि मेरे एक पेशेंट है, उनके अंदर टिपिकल वो मुझे वात वाले नज़र आते हैं। जैसे उनको ऑयल दे दिया था, ठीक हो गए थे, अभी साल भर तक नहीं लिया, फिर अब मुझे लग रहा है उनको इस सब तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो रही है। और रेट्रोवेसाइकल ट्यूमर, दैट इज प्रतिष्ठिला एंड मूत्रावरोध, रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन में भी, हालांकि आपको याद रहता है कि यूरिन है तो मलमूत्र का किसी का भी निष्कासन अपान वायु का काम होता है, तो आप अपान वायु को ठीक करने के लिए वातानुलोमक देते हो तो ठीक हो जाता है। तो मूत्रावरोध से याद रखिएगा कि ये वात की व्याधि है। सिर्फ हो सकता है नाम दे करके वो पूछ ले कि भाई वात व्याधि है, पित्त व्याधि है, कफ व्याधि है, तो याद रखना चाहिए अवरोध से कफ दिमाग में प्लीज़ मत रखना, ये वात की व्याधि है। फिर दुष्यगत में त्वकगत वात, दैट इज रसगत वात पे पेरिफेरल न्यूराइटिस है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। रक्तगत वात हाइपरटेंशन को कहते हैं। मांस मेदोगत में अब देखो माइल्जिया मसल फटीग, मैंने क्यों निशान लगाया भी पढ़ते हुए किया, जब भी आपके पास पेशेंट आते हैं बोलते हैं ना मेरे मसल्स में बहुत दर्द रहता है, तो मांसपाचक और मेदोपाचक अगर आप देते हो बच्चा लोग तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। वातानुलोमन तो दीपन पाचन लोमन करे हुई, उसके अलावा मांसपाचक और मेदोपाचक दो जो आपको मतलब चरक वाला काढ़े थे, संतत सतत अन्य दो तृतीयक चतुर्थक वाले जो काढ़े थे ना, तो तृतीयक और चतुर्थक ज्वर का जो काढ़ा था वो देने की ज़रूरत है, मतलब विषम ज्वर वाला। फिर अस्थि मज्जागत वात में रूमेटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस दोनों के केस में अस्थि मज्जा पाचक वगैरह चलाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा आएगा। और अस्थि मज्जागत पाचक वगैरह चलाइए, अगर पेशेंट देख रहे हो बहुत ज़्यादा रुक्ष है तो उसको घृत का दे दीजिएगा, अनुपान तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मज्जा धातु का पोषण हमारे घृत से होता है। और शुक्रगत वात होगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्रीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब इनक्यूरेबल हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अंग प्रत्यंग वाला जो देखोगे तो उसमें एकांग वात में आएगा सिरागत वात, दैट इज इनगॉज्ड वेन्स, इस तरह के भी पेशेंट आजकल बहुत आने लगे हैं। स्नायुगत वात में तो स्पास्टिक डिसीज ऑफ टेंडन्स, लिगामेंट एंड फाइब्रोमाइल्जिया, तो फाइब्रोमाइल्जिया के भी आजकल पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे टाइम में नहीं आते थे, हम लोग पढ़ते बुक भले मेरी है बट बहुत रेयर पेशेंट दिखे हैं। संधिगत वात ऑस्टियोआर्थराइटिस आप लोग देखते हो, खल्ली मीन्स क्रैम्प्स होता है, तो जो लोग क्रैम्प्स की कंप्लेन करते हैं खाट कर पिंडिको वेस्टर्न वगैरह वाला होता नहीं, तो वहाँ पर मांसपाचक मेदोपाचक वगैरह दोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे, ठीक। कंपवात दैट इज ट्रेमर्स एंड पैल्सी, गृद्धसी दैट इज सियाटिका, तो सियाटिका के केस में मैं आपको बताऊं दीपन पाचन लोमन के अलावा पारिजात का काढ़ा इसमें बहुत बढ़िया काम करता है, आप करा कर देखिएगा। इसमें एरंड पाक बहुत बढ़िया काम करता है। और पेन की कंडीशन पेशेंट को ज़्यादा है तो आप वहाँ महायुवराज गुगलू 2BD के साथ में बृहत्वात चिंतामणि रस दीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि सियाटिका के जितने पेशेंट्स मैंने आज तक देखे हैं एक इंजरी के अलावा और सारे मुझे स्ट्रेस हेतु और वेग धारण के ज़्यादा मिले और अधिकतर होता भी यही है, ठीक है। विश्वाची दैट इज ब्रैकियल न्यूराइटिस, मतलब हाथों में प्रॉब्लम होगा, ब्रैकियल प्लेक्सस आपके हाथ वाले होते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ है। तो ये सब सारा आपका बात किया बाद में फ्रोजन शोल्डर वगैरह है, फ्रोजन शोल्डर वगैरह के केस में आप ट्रीटमेंट तो करेंगे, साथ में मर्म थेरेपी वगैरह करेंगे तो उससे बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। अंससोस है वेस्टिंग ऑफ शोल्डर मसल्स, तो ट्रीटमेंट के अलावा इसमें पक्का सी बात है आप शालीषष्ठी के पिंडस्वेद वगैरह दे दोगे तो अंससोस जो है शोष वर्ड क्योंकि आ रहा है वेस्टिंग आ रहा है तो वहाँ पर वो हील होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी सी कवरिंग होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से समझो। क्रोस्टोसिंग्स मतलब पायोजेनिक अर्थराइटिस ऑफ नी, यहाँ पर और भी वजह देख करके करना पड़ेगा। हालांकि पायोजेनिक वर्ड से एक चीज़ क्लियर कट पता चल रहा है, यहाँ पर AKT और सूक्ष्म त्रिफला देंगे तो उससे भी रिजल्ट साथ में अच्छा आएगा। AKT मीन्स अमृता गुगलू, कैशोर गुगलू, त्रिफला गुगलू, साथ में सूक्ष्म त्रिफला देते हैं तो ये कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है, इस तरह की कंडीशन होता है पायोजेनेसिस वगैरह टाइप की, तो उन पर बहुत बढ़िया काम करता है। हनुग्रह लॉकजा है तो लॉकजा वगैरह में भी वातशामा का आहार विहार का स्नेहन शोधन कराना बढ़िया रिजल्ट आएगा। उसी तरह मन्यास्तमन्य नेक रिजिडिटी है तो नेक रिजिडिटी में भी स्नेहन शोधन
रिलैक्सेशन वगैरह ही कराइए, ट्रीटमेंट दीजिए। बाद में नेक की एक्सरसाइजेज जरूर कराइए, जहाँ पर भी रिजिडिटी वगैरह है, और बहुत स्लो मूवमेंट्स कराए, धीरे धीरे करते करते पेशेंट आ जाता है। आराम से करना है, ये नहीं कि हड़बड़ी पेशेंट करेगा, जितना हिलता डुलता है उतना हिलाया डुलाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। उसी तरीके से जीवास्तम है, ग्लोसल पैल्सी है, शिराग्रह, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम हमारे सलमान खान जी को है और भी बहुत सारे लोग को है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वगैरह के केस में नसें वगैरह और साथ में लोकल अभ्यंग वगैरह का स्वेदन कराते हो तो फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। उसी तरीके से वात कंटक है, एंकल स्प्रेन। आजकल बहुत सारे पेशेंट आपके पास एंकल स्प्रेन वगैरह के भी आते हैं जो सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल जीते हैं। तो एंकल स्प्रेन से याद रखना कि हमें यहाँ पर मिल्ली वात्समा करना है, तो वही है औषधियों के अलावा स्नेह स्वेदन जरूर कराना है। पाददाह है, अब पाददाह देखो, पाददाह सोच करके हम लोग क्या सोचते हैं पित्तज व्याधि है, पित्तज व्याधि नहीं है, ये वातज व्याधि है। वहाँ पर वात शमन चिकित्सा में करनी पड़ेगी। हालांकि आप लोकल में ऐसा कर सकते हो। पाददाह वगैरह तो वैसे उसमें भी आता है, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी वगैरह के केसेस में आता है, डायबिटीज़ का पूरा रूप भी होता है पाददाह। तो आप यहाँ पर लोकल के लिए शतधौत घृत लगाने को दे सकते हो। आप यहाँ पर हनी करें, हिना जो है मेहंदी, आप उसका लोकल लेप लगा सकते हो। उसका क्या है, कलरिंग वाला फंडा है। उसी तरीके से आपकी जो दाडिम होता है उसकी पत्तियों को भी लगवा सकते हो या उसकी छाल का भी लेप लगा सकते हो। बट उसके साथ एक ड्रॉबैक है कि ब्लैक कलरेशन हो जाता है, तो बेहतर है आप शतधौत घृत वगैरह का लोकल एप्लीकेशन कराइए, साथ में ट्रीटमेंट दीजिए। शतधौत घृत हमेशा हल्का सा गर्म करके लगाएंगे तो वात का भी शमन करके, क्योंकि घृत इटसेल्फ हमारा जो होता है वात पित्त वात शामक होता है। फिर पादहर्ष है, टिंगलिंग सेंसेशन, कुछ लोग कंप्लेन करते तो भी आपकी वात व्याधि होती है। तो पादहर्ष से तो समझ जाओगे टिंगलिंग सेंसेशन से, लेकिन पाददाह से इंसान बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि दाह वर्ड दिमाग में आते ही पित्त समझ में आने लगता है। ठीक है, तो हम तुरंत सोचेंगे पेशेंट को एसिडिटी रहती है, क्या रहता है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। फिर सर्वांगवाद में जैसे पश्चबद्ध हेमिल्जिया, अर्दित है आपकी फेशियल पैरालिसिस, कंपवात दैट इज ट्रेमर्स एंड पैल्सी दैट इज पार्किंसनिज्म। मेरे पास शुरुआत में जब मैंने सेंटर खोला था तभी पार्किंसन के एक पेशेंट आई थी, मुझे आज भी याद है। फिर खंज है, लिम्पिंग दैट इज़ लेम फ्रॉम, मतलब एक लेग पैर से लड़ाता है और पंगु मतलब दोनों से हो जाता है। फिर कलाय खंज मतलब वो भी पैर को इधर उधर की प्रॉब्लम होती है, या मसल्स की पूरी लथैरिज्म जो वो वाली डाल आती थी ना, खसारी दाल के खाने के अगेंस्ट में इस तरह के रिजल्ट आते हैं। फिर आक्षेपक हो गया दैट इज़ कन्वर्जेंस, अब तंत्रक हिस्टीरियल कन्वर्जेंस, सभी आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब ताने टेटनस लाइक कन्वर्जेंस है, स्नायुगत डिसीज ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, और आजकल इस तरह के पेशेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। फिर आवरण जन्म में इन्होंने 42 टाइप बनाए हुए हैं, तो ये आप अपना टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ देखिए ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपका दे रहा है कि जो वायु है सारे उनके आवरण के केस में देखोगे तो यहाँ पर ये दे रखा है ना, पित्तावृत वात में वमन और दाह आएगा। अब देखो प्राणवायु है, प्राणवायु में कौन से लक्षण आएंगे, यहाँ से लक्षणों से आप याद रखिएगा। पेशेंट अगर इस तरह का काम करता है तो वहाँ पर मैंने इसी को एक ऐसे कर लिया कि पेशेंट को आप दवा किस टाइम दोगे। अब प्राण व स्रोतस की दृष्टि होती है, प्राणवायु की दृष्टि होती है, तो रात में अधिकतर मेडिसिन जरूर देनी चाहिए। उसी तरह उदान की दृष्टि होती है तो आप दिन में दे सकते हो। ठीक है, समान की दृष्टि है तो आप भोजन के बीच में दे सकते हो। ठीक है, अपान तो जस्ट बिफोर द फूड होता है, और बयान का मतलब होता है किसी भी टाइम दे सकते हो। और प्राण के केस में आप ऐसा भी कर सकते हो कि खाना खाली पेट देना जो होता है वो चीज़ होता है। तो ये उदान वायु की विकृति में अधिकतर रात को खाना मतलब सोते वक्त जो विकृतियाँ होती हैं, क्योंकि उदान वायु ऊर्ध्वजत्रुगत आता है, तो ऊर्ध्वजत्रुगत जितनी व्याधियाँ होती हैं और उदानगत जितनी व्याधियाँ होती हैं वहाँ पर सारी दवाएँ जो दी जाती हैं आपको रात में सोते वक्त दी जाती है। तो आप उस हिसाब से अपनी दवा का टाइमिंग चेंज करोगे तो भी उस वायु पर काम करती है। तो मल मूत्रावरोध के केस में हमेशा खाने के बीच में दीजिए मतलब मेडिसिन, क्योंकि समान वायु की विकृति का एक लक्षण है। अधा काय गुरुत्व मतलब नीचे लोअर बॉडी में अगर हैवीनेस फील होता है तो अपान मतलब जस्ट बिफोर मिल देंगे। और स्तंभ और शूल और या सोत इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो पक्का सी बात है बयान वायु का ही वो है पंगा। ठीक है, तो आवरण की चिकित्सा करनी पड़ती है। तो आवरण की चिकित्सा पहले करनी तो पित्तावृत है तो पित्त की करो, कफावृत में कफ करोगे। आवरण की चिकित्सा में इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आवरण की चिकित्सा करते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आता तो पहले पित्त की करते हैं, फिर कफ की करते हैं, फिर बाद में वात की करते हैं। फिर नॉर्मल चिकित्सा में व्यवस्था में देखोगे, हालांकि यहाँ पर देखो पेनफुल न्यूरोपैथीज, पैरालिटिक डिसीजेज, कन्वल्सिव डिसीजेज, मायोपैथीज, डीजनरेटिव डिसीज ऑफ नर्वस सिस्टम, विसरल न्यूरोपैथीज, ये सारे आपके वात के अलग अलग टाइप हैं और आवरण का एक अलग चैप्टर होगा, फिर उसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। हालांकि
कि नेक्स्ट टू मतलब मुश्किल होता है ट्रीट करना, और रट्टा मारना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट करते हो तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देते रहते हैं, बार बार करके हो जाती हैं, क्योंकि कई बार एग्जैक्ट नहीं समझ में आता कि पर्टिकुलर किस दोष का आवरण है, कि कौन सा दोष आवृत है। अगर एग्जैक्ट समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी रहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ना, ये जो दे रखे हैं साइन सिम्टम, वो पेशेंट का लिखे रहो और बाद में समझ सकते हो, क्योंकि भूल जाता है, बहुत ज़्यादा है ना सारे। फिर चिकित्सा में क्या है, स्नेहन में अगर आवरण और स्तंभ रहित है तो उस केस में आप स्नेहन स्वेदन कराइए। तो उसमें स्नेहन में जो आपके चारों जो स्नेह घृत तैलवसा मुझे उनसे करा सकते हो, और फिर उसके बाद में आप स्वेदन करा सकते हो, स्नेहपान करा सकते हैं, स्निग्ध मांस रस दीजिए। और लोग नॉनवेज नहीं, मीट का मतलब आपको मांस का रस देना है, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल होगा, अनुवासन बस्ती है, स्निग्ध नस है, शुद्ध अन्न है। इस तरह प्रविचारणापूर्वक मतलब आप खाने में मिला करके दे सकते हैं, इस तरीके से करा सकते हैं। स्वेदन में 13 प्रकार के जो हमारे चरक जी ने स्वेद बोले हुए हैं, तो बाह्य और अभ्यंतर स्वेद है, वो सब सारी चीज़ें करा सकते हो। या साग्नि निराग्नि कई तरह के स्वेद हैं, आप उनको स्वेदन करा सकते हो। अभ्यांग आदि स्नेहन है, उदावर्त वगैरह वही परिमार्जन में करा सकते हो। देखो मैं थक गई एकदम, बिल्कुल फास्ट भी है। एक्चुअली फिजियोथेरेपी वगैरह कराई जा सकती है, कुछ जगह नहीं भी करानी चाहिए, जैसे कन्वर्जेंट डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं तो वहाँ फिजियोथेरेपी नहीं कराई जा सकती है। संशोधन में अधिकतर विरेचन देते हैं और स्निग्ध विरेचन देते हैं, जैसे पक्षाघात है तो सहस्नेह विरेचन। तो पक्षाघात का अगर पेशेंट आता है तो याद रखिएगा उसको सहस्नेह विरेचन देना। तो सहस्नेह विरेचन में आपके बहुत बढ़िया जी हैं आपके कैस्टर ऑयल। तो मैं तो कैस्टर ऑयल यूज़ करती हूँ। और इसी बात से मैं आपको बता दूं, मैंने अपने उस पर डाला हुआ है कि अगर आप कैस्टर ऑयल को एज ए विरेचक यूज़ करना चाहते हो तो किसके साथ यूज़ करना चाहिए। तो एज ए विरेचन में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप विरेचन औषधि देना चाहते हो तो आप क्या करो कि जितना कैस्टर ऑयल है उसका जस्ट डबल अमाउंट उसमें दूध ऐड कर लो। मान लो 5 ml लिया तो 10 ml दूध डाला और ऊपर से दूध पी लिया, या कैस्टर ऑयल में त्रिफला डाल लिया, त्रिफला चूर्ण डाल करके ऊपर से दूध का पान कर लिया, तो वहाँ से भी आपका विरेचन अच्छा हो सकता है। तो एटलीस्ट वीकली विरेचन में ये बहुत सेफर साइड मेडिसिन है, आप पेशेंट के लिए प्लान कर सकते हो। हालांकि वैसे तो हम लोग अलग अलग प्लान करते हैं कि एरंड पृष्ठ हरित की दे सकते हैं, घृत पृष्ठ हरित की दे सकते हैं, बट यहाँ पर चूंकि वात व्याधि की बात है इसलिए कैस्टर ऑयल की हमने बात करी। अदरवाइज नॉर्मल डिटॉक्सिफिकेशन की मैं बात करूँ तो अलग अलग चीज़ें जैसे त्रिविक लेहम वगैरह बहुत सारी चीज़ें प्लान की जा सकती है। यहाँ तिल व घृत को इन्होंने प्लान किया, सामने कैस्टर ऑयल को भी प्लान किया। तो ये कुछ भी आप इसमें से जो आपको समझ में आता है दैट यू कैन यूज़। ठीक है, बस्ती कर्म कर सकते हो, बस्ती में आप इसमें मात्रा बस्ती वगैरह भी दे सकते हो, और कुछ नहीं समझ में आता तो मात्रा बस्तियाँ ही दो, ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन फिर थोड़ा सा दीपन पाचन लोमन करा लो, क्योंकि अगर अग्नि बहुत मंद होगी तो मात्रा बस्ती भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है पेशेंट में। रसायन सेवन बहुत अच्छे से कराया जाता है, क्योंकि वात बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर रसायन सेवन कराएंगे। तो व्यय स्थापना नाम भी रसायन जी हमारे जैसे होते हैं, जैसे अमलकी वगैरह है, तो शिला जतु है, दुग्ध के साथ गुगलू वगैरह समझे। और अभयामल के अध्याय में जो जो दे रखे हैं वो इस्तेमाल करा सकते हो। बला रसायन यूज़ करा सकते हो, क्योंकि बला इटसेल्फ हमारी वात शामक होती है। मधुर अम्ल लवण स्निग्ध आहार दे सकते हैं, और वात व्याधि की जो आवरण की चिकित्सा वो सब बाद में बताएंगे। उसके अलावा इन्होंने पहले बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया आवरण की चिकित्सा पहले करोगे। फिर यहाँ से देखो मधुर यापना बस्ती है, जो बहुत प्रैक्टिशनर अच्छे हैं वो लोग यापना बस्ती देते हैं इस केस में। अपने मैं तो जैसे अधिकतर मात्रा बस्ती देने पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी पेशेंट की देखनी पड़ती है ना। अदरवाइज़ आप यापना बस्ती दीजिए। और उसके अलावा रसायन में ये सब सारी चीज़ें आपको पता चल गया है। पित्तावृत्त में पित्तनाशक वातानुलोमन करना है, कफावृत्त में कफनाशक वातानुलोमन करना है, रक्तावृत्त में वात रक्त के समान चिकित्सा करने की, मतलब वात की भी शुद्धि करोगे रक्त की भी चिकित्सा करोगे, दोनों करनी पड़ती है। मेधावृत्त में प्रमेहाग्नि चिकित्सा करनी पड़ेगी, मतलब समकल सी बात है कि आप अधिकतर उसको रुचित दे देंगे। तो यहाँ आप विरेचन के लिए हरित की बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हरित की डायबिटीज़ के पेशेंट को अच्छे से दी जा सकती है, क्योंकि रुक्ष होती है ना हमारी प्रमेह में क्लिन्नता क्लेद हो जाता है। और वातग्न और मेदोहर कर्म कराएंगे। अन्नावृत्त में वमन और दीपन पाचन कराएंगे। मूत्रावृत्त में मूत्र विरेचनी द्रव्य दे दो, जैसे गोक्षुर वगैरह है दे दिया आपने, तृण पंचमूल क्वाथ वगैरह इस तरह की चीज़ें दे दिया, स्वेद दे दिया, उत्तर बस्ती वगैरह करा दिया। ठीक है, तो इस तरह के हैं। वातनाशक गण चक्रदत्त का ये आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से आ जा सकता है कि चक्रदत्त वातनाशक गण किसने किया है, तो चक्रदत्त जी ने दिया। उसमें अश्वगंधा, बला, दशमूल, सुंठी और आसना है। ठीक है, तो दशमूल का एक द्रव्य हो गया, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 द्रव्य हो गए। फिर अन्य विशिष्टों में जैसे रासनावात, हरणार में तो आपको याद ही रहता है, गुगलू है, रंड है, मांस है, बला, निर्गुंडी, प्रसारणी, घृत तैलवसा मज्जा इत्यादि सब सारी ये सब हम लोग यूज़ करते हैं।
आप लोग भी धीरे धीरे यूज़ करेंगे। तेल प्रयोग में बला तेल, सहचर तेल, सहचर बहुत अच्छा होता है, आप सहचर की मात्रा बस्ती दे सकते हैं। निर्गुंडी तेल है, प्रसारणी है, महामास तेल है, मुल्काद्य तेल है, मृताद्य, रासना, नारायण तेल, विषगर्भ तेल। जहाँ पर आपको आम वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप वहाँ पर विषगर्भ या महाविषगर्भ तेल मालिश के लिए दे सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर मान लो स्वेलिंग है पेशेंट के, वातज व्याधियाँ हैं, तो वहाँ पर कौन सा नॉर्मल तेल दो, तो क्योंकि तेल से तो बढ़ जाएगा, ज़्यादा आम रहेगा, लेकिन महाविषगर्भ तेल वहाँ पर आप पेशेंट को ईजिली दे सकते हो, या वहाँ पर बालू का स्वेद वगैरह करा सकते हैं। ठीक है। फिर घृत प्रयोग में स्नेह लवण दे सकते हो, इनसे कोई भी स्नेह है तो उसमें हल्का से जब लवण ऐड कर देते हो तो उससे क्या हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत इजीली होने लगता है। उसके अलावा 10 मूलादि घृत वगैरह है, चित्रकादि घृत, मज्जा स्नेह, चतुर स्नेह, सारी चीज़ें दी जा सकती हैं। डिपेंड ऑन द पेशेंट की प्रकृति और ज़रूरत के हिसाब से आप दीजिए। कषाय में रासना सप्तक को आता है, रासना 10 मूल को आता है। ठीक है। महारासना को आता है, मास आत्मगुत्पादि है, मास बलादि है। तो रासना सप्तक, रासना 10 मूल या महारासनादि को वगैरह मार्केट में आते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। अवलय में कल्याण का अवलय है, भैया जब पेशेंट बहुत दुबला पतला रहेगा तो आप इसको दीजिएगा। रसून पिंड दिए सकते हैं। मांसेडरी प्रयोग है। षडधरण योग है, षडधरण योग बहुत बढ़िया होता है। आप पेशेंट में अगर देख रहे हो कि ज़्यादा प्रॉब्लम है बट लंबा नहीं दिया जाता, षडधरण योग का हमारे ससुर जी ने वर्णन किया है, और इसको लगातार 7 डेज दिया जाता है, उसके बाद इसका ब्रेक लिया जाता है। इसकी जो मात्रा है काफ़ी बड़ी है, लेकिन आज की डेट में हम लोग 3.5 ग्राम के आसपास इसका एक डोज अमाउंट देते हैं। गुगलू में त्रयोदाशांग गुगलू, योगराज गुगलू, कैशोर गुगलू, सिंहनाथ गुगलू। तो इसमें मैंने लगभग सारे ही यूज़ करे हैं। जैसे आमवाद के केस में सिंहनाथ गुगलू यूज़ करते हो, वात्रक के केस में कैशोर गुगलू यूज़ करते हो, पेन वगैरह के केस में योगराज गुगलू और महायोगराज गुगलू दोनों यूज़ करते हैं, बट मुझे महायोगराज गुगलू के ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। पेशेंट की बीमारी ज़्यादा पुरानी नहीं होती तो योगराज गुगलू से रिजल्ट आते हैं, बट ज़्यादा बड़ी होती, पुरानी होती तो उसमें महायोगराज से ही रिजल्ट आते हैं। उसके अलावा त्रयोदशांग गुगलू भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैंने त्रयोदशांग गुगलू कम यूज़ करा है। ठीक है। फिर रस प्रयोग में वात गजांकुश है, वात गजांकुश में आप याद रख लीजिएगा वत्सनाभ और मुंडी है, तो उसको समझ कर यूज़ करिए, मतलब बच्चों को तो प्लीज़ कभी मत यूज़ करिएगा। ठीक है। चिंतामणि रस में स्वर्ण कुमारी है, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो, इससे पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगी जितना मैं समझती हूँ। व चिंतामणि रस में स्वर्ण और मुक्ता है, तो मैं बृहत व चिंतामणि रस यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मेरा पसंद है। लक्ष्मी विलास रस में धतूर है, तो जहाँ पर साथ में कंजेशन वगैरह भी है, मतलब चेस्ट उस टाइप की तकलीफ है, तो वहाँ पर आप लक्ष्मी विलास रस यूज़ करिए। योगेंद्र रस है, एकांगवीर रस, रजरास रस है, ये सब मैंने रस कम यूज़ करें, बहुत सारे लोगों ने इसका अच्छे से यूज़ करते हैं। पथ्य में आपके मधुर अम्ल लवण स्निग्ध द्रव्यों का सेवन कराइए। अपथ्य में जागरण, चिंतन, श्रम और उच्च पदार्थों का सेवन मना रहेगा। व्यवस्था पत्र की बात करोगे तो निदान परिवर्जन, वातहर एवं पुष्टिकर आहार विहार व्यवस्था, बहिर्मार्जन में अभ्यंग और व्यायाम आदि कराएंगे आप। ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा। व्यायाम का स्क्रीन आपका कराना है, वैसे तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि योग वाले कराइए, और नाड़ी शोधन वगैरह कराइए, मतलब अनुलोम विलोम वगैरह हो गया, और भ्रामरी हो गई, ओम का उच्चारण हो गया, मुद्राएँ हो गई, इस तरह की सारी चीज़ें कराइए। साथ में मर्म वगैरह कराइए, अच्छे रिजल्ट आते हैं। और संशोधन में आपका स्नेह शोधन करा करके जैसी ज़रूरत हो विरेचन की और बस्ती की करिए। विरेचन में हमेशा स्निग्ध विरेचन करना है। यथा आवश्यक पिंड शोधन, अभ्यंग, सिरोधारा, सिरोबस्ती, सब सारी चीज़ें करा सकते हो। भाई पेशेंट को ज़्यादा मेंटल भी तकलीफ है तो सिरोधारा या सिरोबस्ती कराएंगे। यथोचित रसायन सेवन करा सकते हैं। योगराज गुगलू की 6 बटी की 3 मात्रा, मतलब 2 टैबलेट बीडी चला दीजिए या TDS चला दीजिए, देख लीजिए जैसी ज़रूरत हो। बला क्षीर पाक दे सकते हो या रसोन क्षीर पाक दे सकते हो, डिपेंड ऑन द, अगर मान लो पेशेंट की पित्त प्रकृति है और उसको वात व्याधि हो रही तो आप बला क्षीर पाक ज़्यादा अच्छा बढ़िया रहेगा, क्योंकि रसोन इटसेल्फ पित्त का वर्धक होता है। तो आपको याद है कि पित्त प्रकृति के पुरुष में रसोन का यूज़ नहीं करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए। व चिंतामणि रस दे सकते हो, मैं तो बृहत व चिंतामणि रस यूज़ करती हूँ। प्रवाल पिष्टी दे सकते हो, तो इटसेल्फ थोड़ा सा जो पाथवे है उसको नरिश करेगा, बिकॉज कैल्शियम का वो है सोर्स है आपके पास में। महानारायण तेल अभ्यंग है, आप पेशेंट को देख लीजिए, आप बहुत सारे तरह के सचर तेल वगैरह सब दे सकते हैं अभ्यंग के लिए, अपनी पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से डिसाइड करिए। रासना बला सुंठी 10 मूल को दे सकते हो। अश्वगंधा रसायन वगैरह का सेवन करा सकते हो रात में, क्योंकि रात को सोते होता आपने अश्वगंधा रसायन दे दिया तो बढ़िया से पेशेंट को नींद आएगी। तो पेशेंट जितना बढ़िया रहेगा उतना अच्छा आपको तो सारे रिजल्ट आएंगे। ठीक है। अब किसी की कोई क्वेरी? चलो, जब कोई नहीं तो फिर इसमें कुछ होगा, पूछना होगा तो आप लोग पूछ लेना, अदरवाइज़ बोल करके मैं खुद 1 घंटे में थक गई। ठीक है। तो आप लोग की कोई क्वेरी नहीं तो इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। आ गई थी। हाँ, आप लोग